Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी करंट अफेयर का डिटेल से डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अगर इस तरीके से यह चैनल नहीं मिल पाता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप लोग टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये तीनों चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 22,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो तीनों ही चैनल्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इससे फ़ायदा ये होगा आप टीएनए का पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, द हिंदू का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो यह है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक टारगेट है हमारा आज का 2K प्लस लाइक का, और आपको पता है कि 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो इतना काम आप लोग कर सकते हो और इससे एक यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो भी आगे तक प्रमोट होता हुआ नजर आता है। देन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे आशा वर्कर्स के बारे में चर्चा की गई है। कौन होते हैं आशा वर्कर्स, आपने सुना तो बहुत होगा, अब इनका काम क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1, 2 और साथ ही साथ 4 से रिलेट कर पाओगे, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आएगा। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से कवर किया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने समझाया आशा वर्कर्स कौन है और प्लस यहाँ पे इनका क्या रोल देखने को मिलता है। तो आर्टिकल मैंने पूरा लगा दिया है, चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आगे मैं इन सभी चीज़ों को आगे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे ही। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 1, 2 और 4 से रिलेट कर पाओगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब पहले तो हम लोग बेसिक सा मुद्दा समझते हैं कि आशा वर्कर्स के बारे में आखिरकार हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, कि कोई ना तो कोई कारण होगा, किसी वजह से चर्चा में तो होगा, उसी वजह से हम आज के टाइम पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, उसी वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल दिया है। तो देखो कारण यह है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया है। ये साल 2022 का अवार्ड है। खास बात यह है कि यह अवार्ड सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को मिला है और इन 6 लोगों में से आशा हेल्थ वर्कर्स भी हैं, यानी आशा वर्कर्स भी हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। इसी वजह से ये आशा वर्कर्स चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर इनको अवार्ड ये दिया गया क्योंकि आशा वर्कर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये देखने को मिलेगा कि वो हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। पब्लिक हेल्थ को लेकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आशा वर्कर्स का काम आपको देखने को मिलता है। अब डिटेल से बात करेंगे क्योंकि आगे मैंने आपको डिटेल से बताना है सारी चीज़ें, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आशा वर्कर्स कौन होते हैं। आशा वर्कर्स यहाँ पे एक वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, और ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी की पूरी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको विमेंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी, इनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्लस यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है इनको कि जो सरकारी बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम्स वगैरह हैं वो सारी स्कीम्स लोगों तक प्रॉपर पहुँच पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रहते हैं, यानी कि कुछ लोग साइड में छूट जाते हैं जिनको यहाँ पर इन स्कीम्स का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आशा वर्कर एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करती है इस गवर्नमेंट स्कीम और इन मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में बेनिफिट नहीं पहुँच रहा है तो आशा वर्कर उन लोगों तक ये स्कीम्स का बेनिफिट पहुँचाते हैं, उनको पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कह सकते हो आशा वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल है पब्लिक हेल्थ को आगे डेवलप करने में। और इन कम्युनिटी का जो भी रोल आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों को कब एस्टेब्लिश किया गया, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना। अब आशा वर्कर्स का जेनेसिस और इवोल्यूशन क्या है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं से तो लाया गया होगा, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो जो आशा प्रोग्राम है ये छत्तीसगढ़ के एक मितानिन प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। अब छत्तीसगढ़ का जो ये प्रोग्राम है, यहाँ पर भी एक कम्युनिटी वर्कर है जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी घरों के ऊपर ध्यान रखता है, घरों की केयर करता है, जो हाउस होल्ड से वहाँ पे केयर करता है। तो यहाँ पर आशा जो है लोकल रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे घरों का एक तरीके से केयर करते थे। लगभग 200 हाउस होल्ड्स की यहाँ पर केयर किया करते थे।
तो ये जो प्रोग्राम था ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से पब्लिक हेल्थ के अंदर एक डेवलपमेंट कर रहा था। तो इसी के बेसिस पर आशा वर्कर का ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया और ये आशा कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। अब आशा वर्कर्स के बारे में आपने देख लिया, इस प्रकार से जो यहाँ पर विमेंस आपको देखने को मिल जाती हैं और इनके यहाँ पर इस प्रकार से पिंक कलर का ये ड्रेस वगैरह देखने को मिल जाता है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया इनका मेजर काम क्या आपको देखने को मिलता है, ये कम्युनिटी क्या करती हैं, हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सब अवेलेबल करवाती हैं हेल्थ सेंटर पर, आंगनवाड़ी सब सेंटर्स पर, सभी जगह पर यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी यहाँ पे इसके अंदर फिर तो आ सकता है ना, कोई भी आशा वर्कर बन सकता है? नहीं, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। वो क्वालिफिकेशंस इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ने क्या क्या बताया। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि आशा वर्कर्स बनने के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक वेमेन होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, विडोड होनी चाहिए या डाइवोर्स कैसे भी होगा। यहाँ पे मतलब शादीशुदा हो या फिर विधवा हो सकती है वेमेन, या फिर यहाँ पर उसका डाइवोर्स हो चुका हो। तो ये जो वेमेन्स हैं ये सभी लोग जिनकी उम्र 25 से 45 के बीच में होगी, 25 से 45 के बीच में, ये सब यहाँ पर क्वालिफाइड हैं इस आशा वर्कर के अंदर वर्क करने के लिए। और न केवल इतना ही, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इन वीमेंस के पास में एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार से ग्रुप को लीड करके चलना है ना। फिर उसके साथ में जो वेमेन है उनके पास में कुछ ना कुछ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास 8 तक तो एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर आशा वर्कर्स की कुछ गाइडलाइंस बताती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो पाती हैं तो यहाँ पर आशा वर्कर के लिए कोई भी वेमेन क्वालिफाई कर जाएगी। ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। और मतलब कि ये देखो, जो आशा वर्कर्स आज के टाइम पर वर्क करते भी हैं उनकी क्वालिफिकेशंस भी है, प्लस यहाँ पे अगर जाना है वर्क करने तो ये क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर कितने आशा वर्कर्स हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। देखो, इसका देखो मेजर मकसद हमारा यह है कि हम लोग क्या कर सकें, हर 1000 लोगों के ऊपर एक आशा वर्कर हो जो कि इनके हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सके, इनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रख सके। ये हमारा मेजर फोकस है कि हम लोग हर 1000 लोगों के ऊपर खासकर एक आशा वर्कर को रख पाएँ। कौन से वाले एरिया में, हिली एरिया, जो पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल एरिया हैं, इन वाले एरिया की बात की जा रही है। लेकिन आज का टाइम पर हमारा सिनेरियो क्या बोलता है कि लगभग 10.4 लाख के आसपास आशा वर्कर्स आपको पूरे देश भर में देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो आशा वर्कर्स वर्क कर रही हैं, इनकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है 1.63 लाख के आसपास, बिहार के अंदर 89,437 के आसपास, मध्य प्रदेश के अंदर 77,531 के आसपास। प्लस गोवा एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी आशा वर्कर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा डेटा नेशनल हेल्थ मिशन से निकालकर बताया गया है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का डेटा 2019 का ये बोलता है 2019 तक तो गोवा के अंदर कोई भी इस प्रकार का वर्कर नहीं था। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली आशा वर्कर्स क्या करती हैं, हमें ये भी बताओ। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आशा वर्कर्स यहाँ पर डोर टू डोर जाती हैं, यानी कि घरों पर, एक घर से दूसरे घर पर जाना और वहाँ पे अवेयरनेस, उनको जागरूक करना न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, जो पोषण होता है उसके बारे में, साफ सफाई कैसे करनी है, हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में और हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ये सारी चीज़ों के लेकर एक जागरूकता यहाँ पर फैलाने का काम करते हैं आशा वर्कर्स। दूसरा, यहाँ पर इनका मेजर फोकस है प्रेग्नेंट वीमेन के ऊपर भी, यानी अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका प्रॉपरली ध्यान रखना, उसके प्रॉपर चेकअप होना, ठीक है, उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करके चलना। प्रेगनेंसी को यहाँ पर मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ा सा अलग होता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना। प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना डिलीवरी के टाइम पर। प्लस यहाँ पे अगर बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में, बर्थ के बाद में यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग देना, फिर उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने का काम यहाँ पे आशा वर्कर्स का देखने को मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया आशा वर्कर्स का मेजर काम आप देख पाओगे, जो वेमेन है उनको यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद में जो आशा वर्कर्स हैं ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंश्योर करती हैं कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, कि बच्चे इम्यूनिटी, उनकी जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज किया जा सके। तो यहाँ पर बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए आशा वर्कर्स काम करते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, आशा वर्कर्स यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह, यानी कि जो डेली मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, टीबी पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, तो मेडिसिन्स वगैरह देने का भी काम करती हैं। प्लस उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, कोई मलेरिया टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, उस मलेरिया का कोई सीजन चल रहा है तो उस समय कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं फैला है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने का काम भी यहाँ पे आशा वर्कर्स का होता है। प्लस उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे ये कुछ बेसिक मेडिसिन और थेरेपीज़ भी देती हैं लोगों को,
ठीक है, मान लो जैसे कि यहाँ पर मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दिया जाता है, प्लस यहाँ पे आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि एनीमिया को टैकल किया जा सके। तो इस प्रकार की बेसिक सी मेडिसिन और थेरेपीज़ वगैरह देने का काम भी आशा वर्कर्स का हो जाता है। प्लस आज के टाइम पर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर तैयार कर ली जाती है आशा वर्कर्स के थ्रू। उसके बाद में जो ये टेस्टिंग की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भाई यहाँ पे कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, अगर डिजीज़ है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको लेकर काम करना। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी एरिया में जहाँ पर मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रही हैं उस एरिया में कोई भी बर्थ हुआ है या कोई भी डेथ हुई है, यानी किसी बच्चे ने जन्म लिया, किसी की मृत्यु हुई है, तो उसको लेकर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना अपने पास के प्राइमरी हेल्थ केयर पर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारा काम आशा वर्कर्स का देखने को मिलता है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने हम लोग को समझाया है। अब उसके बाद आप कहोगे इतना सारा काम है आशा वर्कर्स के पास में, तो इनको सैलरीज वगैरह मिलती होगी, कुछ पेमेंट वगैरह मिलता होगा, कौन देता है, सरकार देता है या कौन देता है? तो इसको समझते हैं। यहाँ पर बोला गया जो आशा वर्कर्स हैं इनको वॉलंटियर्स माना जा रहा है, एक सेवा करने वाली यहाँ पर पूरा का पूरा कम्युनिटी है। अब यहाँ पे जो सरकार है, सरकार के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार इनको कोई सैलरी दे, और बहुत सारे राज्य देते भी और बहुत सारे राज्य नहीं देते इनको सैलरीज। आप ध्यान रखना, बहुत सारी जगह पर स्टेट्स प्रोवाइड करवाती हैं इनको सैलरी, बहुत सारी स्टेट्स नहीं देती हैं। अब इनकी जो इनकम है वो इंसेंटिव्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो अलग अलग स्कीम्स आपको ये देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं इनके थ्रू। जैसे कि यहाँ पर कोई डिलीवरी करवा दी गई, ठीक है, या बच्चे को इम्यूनाइज करवा दिया गया, तो वहाँ से कुछ भी पैसा मिल गया, कुछ इंसेंटिव्स मिल गए, तो वही उनकी इनकम की तरह यहाँ पर देखा जाता है। प्लस यहाँ पे पर मंथ 6,000 से लेकर 8,000 तक यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंसेंटिव्स के थ्रू इनकम इनकी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये आशा वर्कर्स का पूरा पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, पेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो गाइस इन वर्कर्स को अभी यहाँ पर इसीलिए अवार्ड मिला और इसी चक्कर में WHO ने यहाँ पर इनकी तारीफ करी है। और खासकर ये अवार्ड इसलिए भी दिया गया क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर आशा वर्कर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के पास तक, यानी कुछ ऐसी कम्युनिटी जो कि यहाँ पर सही से हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, वो नहीं ले सकते, गरीबी की वजह से और कोई कारण हो सकता है, तो उन सभी तक इन हेल्थ केयर सर्विसेज को आशा वर्कर्स ने पहुँचाया है। प्लस प्रेग्नेंट वीमेन की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर इनको ये ऑनर किया गया है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में आशा वर्कर्स के सक्सेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे कंट्री के अंदर। प्लस यहाँ पर एक प्रोग्राम ये बन चुका है जहाँ पे लोकल वेमेन को अलाउ किया जाता है कि वो एक स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर बनकर आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोकल वेमेन एक तरीके से एक हेल्थ वर्कर निकलकर बनती हैं इस आशा वर्कर्स में, और इस प्रकार से हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आपको देखना है इसके बारे में। बाकी एक मेंस का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, 250 शब्दों में लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे तो आपको डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन मिलता ही है, जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन होता है उसमें आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन मिलता है डेली बेसिस पर। तो वैसे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एम्पावरिंग द आशा वर्कर्स, यानी आशा वर्कर्स को अगर हम लोग थोड़ी सी और पावर दें, इनके रोल को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दें, अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इनका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनके रोल को बढ़ाने से एक नया डेवलपमेंट हो सकता है, यानी और तेज़ी से डेवलपमेंट हो सकता है, खासकर हेल्थ के सेक्टर पर। इन सब चीज़ों पर हम लोग देख पाएंगे केयरिंग के मामले में और बेहतरीन तरीके से विकास हो सकता है। और इसी चीज़ को लेकर आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है 250 शब्दों के अंदर कि वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले आप आशा वर्कर्स के बारे में एक्सप्लेन करना, उसके बाद में यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप लोग लिख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक और आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। वो आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में चर्चा की गई है रेटिनोब्लास्टोमा की। ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, क्यों चर्चा में आ गया है? जो आँख है उसका एक आँख का कलर ऐसा हो सकता है, या एक का भी हो सकता है, दोनों का कलर ऐसा हो जाता है, तो इसी को हम लोग रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने ही एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया है कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है। एक कॉमन सा, एक आप कह सकते हो समान सा आई कैंसर है जो कि सभी बच्चों के अंदर, यानी बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से आप रिलेट कर पाओगे टेक्नोलॉजी से, प्लस यहाँ पर जीएस पेपर 2 हेल्थ से भी यहाँ पे इसको रिलेट कर पाओगे। तो इसी पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन सा आई कैंसर है, यानी कि आंखों का ये कैंसर आपको देखने को मिलेगा। आंखों में एक ट्यूमर सा क्रिएट हो जाता है,
और खासकर जो बच्चे हैं उनके अंदर सबसे बुरी तरह से अफेक्ट करता है। प्लस ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये एक आंख के अंदर भी हो सकता है या फिर दोनों आंखों के अंदर भी इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो सकती है। और ये इतनी खतरनाक है कि इससे आंखों की रोशनी जा सकती है, और अगर इसको टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर आंख भी जा सकती है पूरी तरह से। एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बीमारी ये बन सकता है, ऐसा बताया गया। और आज के टाइम पर लगभग 1500 से लेकर 2000 आसपास, लगभग 1500 से 2000 के आसपास जो बच्चे हैं वो हर साल इंडिया के अंदर डायग्नोस किए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ये रेटिनोब्लास्टोमा वाली बीमारी देखने को मिलती है। अब इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या हैं? देखो बहुत सारे सिम्टम्स निकल कर आते हैं। पहले आपको सिम्टम्स बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आई रिफ्लेक्स करने लगती है, यानी कि इसमें से एक लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया था, वो लाइटिंग देखने को मिलेगी। प्लस कमज़ोर सी आँख हो जाएगी, सूजन सी हो जाएगी आँख के अंदर, जो आँख का प्यूपिल है उसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो देखना है, मतलब कि देखने की शक्ति है वो ख़त्म से होने लगेगी, और आई बल्जिंग देखने को मिलेगी, मतलब जो आँख है वो सूजने लगेगी, बाहर से निकलने लगेगी। इसको हम लोग बोलते हैं आई बल्जिंग। देखने में यहाँ पर कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं इस पूरे के पूरे रेटिनोब्लास्टोमा में। अब रेटिनोब्लास्टोमा में होता क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। तो अगर आप लोग एक प्रॉपर ये देख पाओगे, ये आँख का स्ट्रक्चर है। एक अगर आँख का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इस प्रकार से होता है। एक आँख के अंदर बीच में जो ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये होता है प्यूपिल, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो वाइट कलर का है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं तो इसको बोला जाता है आइरिस। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ये तो ऊपर से स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने ये वाले हिस्से का। जब इस आँख को पीछे से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये आपको जो येलो कलर का बॉर्डर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो रेटिना से ही यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, इधर मैकुला होता है। ये आप लोग पूरा प्रॉपर देख पा रहे होंगे, पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन ये तो हमने देखा, ये हो गई हमारी एक नॉर्मल सी आँख जिसके अंदर स्क्लेरा हो गया, वाइट कलर का रेटिना, पीछे आपको ये येलो कलर का देखने को मिलेगा, इस पर लाइट पड़ती है, उसके बाद हम लोग को सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये आइरिस हो गया, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये एक हेल्दी आई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक आँख ऐसी होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम है रेटिनोब्लास्टोमा वाली। वो आँख क्या है? तो इसमें क्या होता है, बस खाली एक सिंपल सी चीज़ है, ये आपको रेटिना यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो रेटिना ब्लास्टोमा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिस भी आँख के अंदर, तो उसके रेटिना में यहाँ पर एक कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। कैंसरस सेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख पाओगे एक सेल सा ये डेवलप हो चुका है, या फिर आप कह सकते हो एक ट्यूमर सा यहाँ पर बन जाता है। ये जो मोटा सा दिख रहा है यहाँ पर नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर है। यही एक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि ये जो लाइट पड़ती है इसमें यहाँ तक टच होती है, यहाँ तक आती है, उसके बाद आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ही एक सूजन सी नज़र आती है, ट्यूमर सा नज़र आता है, या आप लोग देख पाओगे कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। आपसे क्वेश्चन बन जाए रेटिनोब्लास्टोमा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये रेटिना से संबंधित है। और रेटिना क्या है, आँख के अंदर एक पार्ट है, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे आते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे। हमने सिम्टम्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट में यहाँ पर कीमोथेरेपी की जा सकती है। कीमोथेरेपी से यहाँ पर चीज़ें सही की जा सकती हैं। अब ये कीमोथेरेपी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कीमोथेरेपी यहाँ पर एक टाइप का कैंसर ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ पे आँख के अंदर भी वो क्या है, कैंसरस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कीमोथेरेपी इसको हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक या फिर थोड़े से ज़्यादा एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी कैंसर वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर को ट्रीट करेगा, और ये सब यहाँ पर कीमोथेरेपी के अंदर रखा जाता है। अब ये जो कीमोथेरेपी है इसका मेजर मकसद ये है कि भाई यहाँ पर जो भी बीमारी से सफ़र कर रहा है उस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। अब कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं, तो यहाँ पर कुछ 4-5 नाम है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। एक है मेल्फलन, दूसरा बुसुल्फान, देन उसके बाद यहाँ पर कैपिसिटेबिन, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फ्लोरोकैसरेसिल आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीप्लेटिन है। ये कुछ ड्रग्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि कीमोथेरेपी की तरह काम करते हैं। बाकी कीमोथेरेपी से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हेयर लॉस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, वो यहाँ पे बताया गया। क्लियर हुआ? तो ये पूरे आर्टिकल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रेटिनोब्लास्टोमा यहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमने डिस्कस कर लिया क्या है ये, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे मैनेज किया जा सकता है। तीनों सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
नाउ अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मधुमक्खी को पालने का तरीका, मतलब पाला नहीं है, बी कीपिंग के बारे में जानेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अलग से, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड बी डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया है, उस तारीख का मतलब जो डेट है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है, उसी वजह से मैंने जानबूझ के वो डेट यहाँ पर लिखी नहीं है। बाकी इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे, एनवायरमेंट से और टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो वर्ल्ड बी डे है इसको सेलिब्रेट किया गया गुजरात के अंदर में, जिसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये वर्ल्ड बी डे का बैकग्राउंड क्या है। ये जो दिन है ये बेसिकली एक व्यक्ति के बर्थ एनिवर्सरी की तरह देखा जाता है। उन व्यक्ति का नाम है एंटोन जेंसा। एंटोन जेंसा आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे। तो वर्ल्ड बी डे आज के टाइम पर जो बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इन व्यक्ति का एक बहुत बड़ा रोल रहा है एपीकल्चर के अंदर। एपीकल्चर क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली वो यहाँ पर हनी से संबंधित है और मधुमक्खी से संबंधित है। तो इसी कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। प्लस यहाँ पे बोला गया जो एंटोन जेंसा है ये एक तरीके से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ये स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट करी थी, यानी कि मधुमक्खी का पालन स्टार्ट किया था, मधुमक्खी को पालना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब पालने से काफ़ी सारे फ़ायदे निकल कर आते हैं बी कीपिंग से, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बी कीपिंग को लेकर जो सारा डिस्कशन है उसको लेकर यहाँ पर इन व्यक्ति ने एक बुक भी लिख रखी है। ठीक है, डिस्कशन ऑन बी कीपिंग करके एक बुक है इनकी, जिसको पब्लिश किया गया है जर्मन के अंदर में। और अब की बार का जो साल 2022 का बी कीपिंग डे का थीम क्या है, इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीस एंड बी कीपिंग सिस्टम। तो थीम ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली थीम पूछ लिए जाते हैं। अब बी कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग पहले इसको समझते हैं कि अगर हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं तो इससे क्या इंपॉर्टेंस, क्या फ़ायदे नजर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो मधुमक्खी आपको ये देखने को मिलती है ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। पॉलिनेटर्स क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि कुछ पॉलन्स को, यानी कि पॉलिनेशन बेसिकली एक मेथड है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से उठाया जाएगा, यानी कि एक फ्लावर हो गया, एक फूल हो गया। अब वो जो फ्लावर है वो बेसिकली यहाँ पर उसके मेल पार्ट से, जो मेल पार्ट होगा, ठीक है, जो मेल पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, एंथर से उस पोलन ग्रेन्स को उठाया जाएगा। उठाने के बाद में यहाँ पर जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन को सक्सेसफुली करने के लिए इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे, इसको थोड़ा सा हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लांट। एक सेकंड, ये आपको ये वाला प्लांट देखने को मिलेगा। ये प्लांट से यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगा दिया, तो इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक प्लांट के अंदर खुद ही ये सारा का सारा पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि एक प्लांट खुद अपने आप में इस प्रकार की पूरा का पूरा प्रोसेस को करता है। यानी पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या समझाता हूँ, ये आपको जो पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये है बेसिकली पोलन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये है स्टिग्मा, और फिर उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है ये है एंथर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो ये तो हो गया हमारा फूल, और इस फ्लावर का ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा एंथर, है ना। तो ये एंथर से पोलन ग्रेन्स को उठाया, उठाने के बाद में ये जो फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा हो गया, इस पे यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो जब एक ही प्लांट के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होगा एक ही फ्लावर के अंदर, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, मतलब ये मेल पार्ट हो गया फ्लावर का और ये बीच वाला फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक फ्लावर से उठाया ये पोलन ग्रेन और उठाने के बाद में यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये काम करा जाता है मधुमक्खी के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉलिनेशन और भी, जैसे कि बर्ड्स हो गई, बर्ड्स के थ्रू भी किया जाता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के थ्रू भी किया जाता है, और बैट्स यानी चमगादड़ के थ्रू भी यहाँ पर ये पॉलिनेशन किया जाता है। क्लियर हो गया। तो पॉलिनेशन आप लोग समझ चुके हो, पोलन ग्रेन्स को यहाँ से मेल वाले हिस्से से उठाया और प्लांट के यानी कि फ्लावर के जो फीमेल वाला हिस्सा है स्टिग्मा वाला, इसके ऊपर यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसके ऊपर गिरा दिया, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। आगे आते हैं, तो मतलब बीज का सबसे बड़ा रोल ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा नए नए सीड्स प्रोड्यूस होकर निकलेंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस होंगे, नए नए बहुत सारे सीड्स हम लोग को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मतलब आप कह सकते हो कि एडिक्वेट फ्रूट्स हम लोग को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं इस पूरे प्रोसेस से, पॉलिनेशन के प्रोसेस से।
तो ये काम यहाँ पर ये मधुमक्खियों के थ्रू भी किया जाता है। अब बात करें मधुमक्खियों का और क्या काम है। देखो ये जो बी होती हैं इनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, यानी कि एनवायरमेंट की तरफ, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बी का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। प्लस अगर हम लोग इन बीज को बचाते हैं या फिर इन बी की रखवाली करते हैं, इनको पालते हैं, बी कीपिंग का प्रोसेस अपनाते हैं, तो बी कीपिंग सेक्टर मदद कर सकता है गरीबी को कम करने के लिए, भुखमरी को कम करने के लिए, और एनवायरमेंट को भी बचा सकता है। तो आप कहोगे ऐसा कैसे? तो यहाँ से बी कीपिंग की वजह से एक जॉब आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, है ना, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और एडिशन में अगर हम लोग बात करें तो मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगी और फार्मर्स के लिए यहाँ पर एक इनकम का सोर्स बन जाएगा ये बी कीपिंग का प्रोसेस, क्योंकि इससे काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंस ये होगा, अगर हम लोग इस मधुमक्खी का इस प्रकार से पालन करते हैं तो जो इंडिया का टारगेट है फार्मर्स की इनकम को डबल कर देना, वो काम भी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी कीपिंग की वजह से क्या किया जा सकता है, जो शहद का प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब वो जब शहद होगा तो उसको बेचा भी जाएगा, अब फार्मर्स उसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और ऑलरेडी जो भारत की रैंक है इस पूरे के पूरे हनी प्रोडक्शन के अंदर में, यानी शहद के प्रोडक्शन में भारत की रैंक दुनिया भर में 8वें नंबर पर आती है। और इस 8वें नंबर पर आने का खास रीज़न यह है कि 64.9 थाउजेंड टन्स तक का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि चाइना नंबर 1 पर बैठा हुआ है, चाइना बहुत सारे टन्स में, यहाँ पर हज़ारों टन्स में जो है ये हनी का प्रोडक्शन करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर इस बी कीपिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हनी के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और फार्मर्स की इनकम भी डबल हो सकती है। तो बी कीपिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमारा टारगेट है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, वो यहाँ पर करा जा सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें, ये बी कीपिंग के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब मैंने आपको बताया बी कीपिंग का प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली एपीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस ही बात है मधुमक्खी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है एपीकल्चर का। तो एपीकल्चर क्या होता है? देखो दुनिया भर में जो एपीकल्चर का मार्केट है वो आज के टाइम पर बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ रेट यहाँ पर 4.3% के आसपास देखने को मिल रही है। इंडिया का एपीकल्चर मार्केट का जो साइज़ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 तक लगभग ये 33.128 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी इतना पैसा जनरेट किया जा सकता है इस पूरे मार्केट से, मार्केट साइज़ इतना बड़ा हो सकता है आने वाले टाइम पर। और इंडिया यहाँ पर इस हनी एक्सपोर्टिंग के अंदर 6ठे नंबर पर आता है, यानी हम हनी को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के मामले में हम लोग 8वें नंबर पर आते हैं और इसको एक्सपोर्ट करने में हम लोग यहाँ पर 6ठे नंबर पर आते हैं। तो क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पे एक तरीके से मधुमक्खी से संबंधित है और शहद से संबंधित है। तो एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर यहाँ पर एक साइंस देखने को मिलेगी जहाँ पर जो हनी बीज होती हैं यानी कि मधुमक्खी होती है उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, बी कीपिंग की प्रैक्टिस की जाती है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है, उनको यहाँ पे एक तरीके से पाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बी कीपिंग है, इस बी कीपिंग से क्या होगा, आपको हनी मिलेगा, बीज वैक्स मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पॉलिनेशन भी आप लोग करवा सकते हो, उससे भी काफ़ी सारा फायदा होगा। तो ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। और बीज को पालना यानी बीज को अपने पास में कैप्ट करके रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपियरी, तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी बी कीपिंग को ही हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे एपीकल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एपिस का मतलब खुद होता है बी, तो एपिस का मतलब होता है मधुमक्खी, इसी वजह से इसको यहाँ पर एपीकल्चर से जोड़ा गया है। और एपीकल्चर के अंदर आप लोग देख पाओगे हनी बीज को मेंटेनेंस देने का काम होता है, यानी कि जो मधुमक्खी हैं वो अपने छत्ते में है उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये काम भी आपको बी कीपिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। तो एपीकल्चर किसी से संबंधित है? हनी प्रोडक्शन से, मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर एपीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, हमने डिस्कस किया, इससे काफ़ी सारा फायदा मिल सकता है। इंडिया जो है 6ठा मेजर और नेचुरल हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। साल 2019-20 में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया था हनी का, यानी शहद, हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया है? ये एक्सपोर्ट हमारा 59,536 से लेकर आप कह सकते हो 633.82 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि सॉरी, ये 59,536 मैट्रिक टन है, तो ये हमने लगभग आप कह सकते हो 633.82 करोड़ का हनी एक्सपोर्ट किया था साल 2019-20 में। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम पर इस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें जो एपीकल्चर है यानी कि मधुमक्खी का पालन है, शहद का प्रोडक्शन है, वो सब यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पर किया था? तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोगों ने यूएसए, सऊदी अरेबिया, कनाडा और कतर के अंदर किया था, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पर कुछ बीज को लेकर इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि मधुमक्खी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे लगभग आज के टाइम पर ऑलमोस्ट आपको 20,000 के आसपास अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं इस मधुमक्खी की पूरे दुनिया भर में। और ये जो बी आपको देखने को मिलेगा
ये बेसिकली अपने छत्ते में यहाँ पर इसका पालन वगैरह किया जाता है। अब बी अपनी एक कॉलोनी के अंदर रहता है। जब हम लोग बी की कॉलोनी के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ मिलती हैं। एक होता है क्वीन बी, एक होता है वर्कर बी और एक होता है ड्रोन। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पे मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। वर्कर और क्वीन बी ये दोनों फीमेल्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जो क्वीन बी है सिर्फ यही रिप्रोड्यूस कर सकती है, बाकी यहाँ पर ये जो है वो सब ड्रोन्स वाले जो है वो सब मेल होते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हो वर्कर और क्वीन वाली दोनों फीमेल है, बाकी जितने भी ड्रोन वाली मधुमक्खियाँ वो सब मेल हैं। तो हर एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, आपने सीख लिया। वो कौन कौन सी होती हैं? क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन बी। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया वैसे प्रजाति कितनी है तो 20,000 के आसपास प्रजाति हैं पूरे दुनिया भर में मधुमक्खी की। इंडिया के अंदर आपको 4 से 5 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं इस मधुमक्खी की। सबसे पहले एक आती है एपिस सेरेना, ठीक है। फिर उसके बाद में एपिस मेलिफेरा। एपिस मतलब क्या होता है? बी होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जंगली मधुमक्खियाँ आती हैं, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरिया। ये कुछ जंगली मधुमक्खियाँ हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। जो रॉक बी होती है इसको हम लोग एपिस डॉर्सेटा बोलते हैं। ये आपको सुंदरबंस में, आंध्र प्रदेश में और तराई वाले रीजन में, यानी कि नेपाल का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद जो एपिस कैरेरा है ये आपको हिमालय और तमिलनाडु के पूर्व वाले एरिया में देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एपिस फ्लोरा है ये आपको साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, थाईलैंड, ईरान, ओमान, इंडिया, म्यांमार और यहाँ पे चाइना, कंबोडिया, वियतनाम के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। फिर उसके बाद में जो ये एपिडे मेलिफेरा वाली मधुमक्खी है ये आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एक और बी आती है मेलिपोरिडा। ये आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। ये सारी बी को लेकर आपको एक डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम लोग CCI बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं यानी कि हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अभी 13वें एनुअल डे पर पार्टिसिपेट किया है। और इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर का 13th एनुअल डे यहाँ पर 13th एनुअल डे के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया। और वो 13th एनुअल डे किस चीज़ का मनाया गया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 13th एनुअल डे पर आप कह सकते हो 13वां वार्षिक दिवस है, ठीक है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया। और साथ ही साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया है कोलकाता के अंदर में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अपग्रेड वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो कई सारे कारण है जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में है। तो एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। CCI बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनी है। कानूनी तौर पर इस बॉडी को बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरे का पूरा CCI है ये बेसिकली यहाँ पर काम करता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस पूरे बॉडी को बनाया गया है इस एक्ट के माध्यम से, जिसको लाया मतलब पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये वर्किंग में आया मार्च 2009 में। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया है, इस कॉम्पिटिशन एक्ट ने पिछले वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले हमारे पास MRTP एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। तो इसको रिप्लेस करके, इसको हटाकर हमारे पास कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया। और ये जो काम किया गया है ये बदल के दूसरा एक्ट आया। ये सब काम राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से हुआ है। अब हमारे पास पूरी बॉडी आ चुकी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई कंपटीशन की देखभाल करेगा, मतलब हमारे कंट्री में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए। और अगर कोई इस कंपटीशन को ख़त्म करेगा, अगर कोई करने की ये कोशिश भी करेगा, तो उसके अगेंस्ट में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इनडायरेक्टली काम क्या है कि हमारे देश में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। अब इस बॉडी के अंदर में कौन कौन होता है? देखो, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कुछ यहाँ पे जुडिशरी पावर्स भी इस बॉडी के पास में आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में कुछ केसेस से ये डील कर सकता है। जो चेयरपर्सन है और कुछ और मेंबर्स इसके जो देखने को मिलते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, वो सब यहाँ पर इसके होल टाइम मेंबर होते हैं इस बॉडी के। अब इस बॉडी के अंदर मेंबर बनना है तो उसके लिए बहुत कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है।
यानी बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई चेयरपर्सन या कोई दूसरे मेंबर है इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो उनके पास में सक्षमता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, क्वालिफाइड हो, एक हाई कोर्ट के जज बने लायक यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें बताई जा रही हैं। तो ये उसको नॉलेज होनी चाहिए ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स की, लॉ की, फाइनेंस की, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, तो ही वो व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल हो पाएगा इस बॉडी के अंदर हिस्सा लेने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर कुछ खास मायने नहीं रखती है, इसको इतनी सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, बस खाली एक आइडिया रख सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो सही रहेगा कि आखिरकार कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं। अब ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है क्या? देखो, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को पास किया गया था 2002 में, और जब इसको पास किया गया तो बाद में 2007 में हमें लगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, और 2007 में इसके अंदर चेंजेस करे भी गए, और चेंज करने को, संशोधन करने को हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 2002 में एक्ट आया और कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 में आया, जहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस करे। अब इस एक्ट का मेजर काम क्या है? देखो, इस एक्ट का मेजर काम यह है कि कोई व्यक्ति या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कंपटीशन को खराब करने की कोशिश करती है तो उसको रोकने का काम करेगा। प्लस यहाँ पे कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाना चाहता है, कंपटीशन खत्म कर कर अपने हाथ में सब कुछ लेना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ चलाना चाहता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे रोका जाएगा। तो बेसिकली कंपटीशन को कोई भी चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, अगर नेगेटिवली अफेक्ट करती है तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट में काम करेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि ये अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, यानी कुछ चेंजेस करे गए थे, तो चेंजेस करने के बाद में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और साथ साथ में कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसको बना दिया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब यह है कि कोई केस आता है इस प्रकार से कंपटीशन से संबंधित, तो इस केस को यहाँ पर इस वाले ट्रिब्यूनल के अंदर ले जाया जाएगा, यहाँ पर सुनवाई चलेगी। लेकिन क्या होता है, बाद में सरकार ने इस कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया। हटाने के बाद में एक नया ट्रिब्यूनल बना दिया है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग NCLT बोलते हैं। तो 2017 में ये नई बॉडी आ चुकी है। तो यहाँ पे कोई भी इशू आपको देखने को मिलता है कंपटीशन से संबंधित, कंपनी से संबंधित, तो वो सारे इशू आपका इस वाले ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है, इसके अंदर अपील जाती है और यहीं पर सुनवाई होती है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शंस और रूल्स क्या देखने को मिलते हैं, मतलब इनका क्या काम है, और ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। खासकर मेंस के अंदर आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन बना है, ब्रिक्स को लेकर क्वेश्चन बना है, तो ऐसे बॉडीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इनका रोल पता होना चाहिए, रोल पता है तो काफ़ी कुछ लिख पाओगे। रोल की बात करें तो सबसे पहला रोल काम, इनका काम क्या है? सबसे पहला काम वही है, कंपटीशन के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको ख़त्म करना, प्लस कंपटीशन इश्यूज़ के ऊपर अपना एक ओपिनियन देना। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करना, जो आज के टाइम पर ग्राहक देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करना। साथ ही साथ में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, एक जागरूकता क्रिएट करना। फिर उसके बाद में एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करके रखना अपनी इकॉनमी के अंदर। तो ये सारे काम यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के देखने को मिलते हैं। तो इसके फंक्शंस और रूल्स भी आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब एक चीज़ और आती है, इस पूरे बॉडी के अंदर एक कमी आ जाती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कार्टिलाइजेशन या फिर कार्टल के नाम से आपने इसको सुना होगा। अब ये कार्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कार्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि कुछ लोग मिलकर आपस में डील करके प्राइस को सेट कर लेते हैं। कहोगे क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक गली है, ये स्ट्रीट है, ठीक है। अब ये गली है, इस गली के अंदर यहाँ पर 4 ठेले लगे पड़े हैं। अब 4 नहीं कह सकते, चलो 5 ठेले लगे हुए हैं। अब 5 ठेले पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर बनाना मिल रहा है, सब पे केला मिल रहा है। अब सारे ठेलों पर जब यहाँ पर बनाना बिक रहा है, अब मान लो यहाँ पर ये व्यक्ति गया बनाने खरीदने। अब इसने यहाँ पर इस वाले ठेले वाले से पूछा कितने रुपए है, तो बोल रहा है 40 रुपये दर्जन है। फिर इससे पूछा, ये भी बोला 40 रुपये दर्जन है, 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 ठीक है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से तो खरीद लेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इससे पूछा, इससे पूछने के बाद यहाँ पे इससे पूछा, ये सोच रहा है मुझे 30 मिल जाएगा, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, लेकिन सब 40 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इस व्यक्ति के पीछे इन 5 लोग ने मिलकर अपना एक मामला सेट कर रखा है कि देखो 5 खड़े लाइन से और 5 यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइस सेट करेंगे। मैं 40 दूंगा, तू भी 40 देना, तू भी 40 देना, तू भी 40 देना। सब ने मिलकर सेट कर लिया। मैं 50 दूंगा तो सब 50 देना। किसी ना किसी तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो किसी ना किसी तो लेकर जाएगा। इसी को बोलते हैं कार्टेलाइजेशन, ठीक है, कि सभी लोग मारकर अपनी डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बियर के साथ में हुआ था पिछले साल, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात नहीं है, ये जनवरी की बात है इसी साल की। बियर कंपनीज ने मिलकर क्या किया, कार्टेलाइजेशन कर लिया।
बियर के दाम जो है वो बढ़ा दिए और आपस में सब ने मिलकर एक साथ बढ़ा दिए एग्रीमेंट करके। और इसी प्रकार से सीमेंट इंडस्ट्री ने किया था, स्टील सेक्टर ने किया। तो एक इशू ये निकल कर आता है इस बॉडी के अंदर में। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुद्दे को भी देखता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर में एक सबसे बड़ा इशू यही बोला जाता है कि कार्टेलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक कार्टेलाइजेशन क्या होता है समझ में आ चुका होगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन RET मीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल को GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी रिलेट कर पाओगे। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अभी दिल्ली ने SCO की RAT मीटिंग को होस्ट किया है। और डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, RAT का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कि आतंकवाद के अगेंस्ट में काम करने का इसका फोकस रहता है। और SCO का मतलब क्या है? तो SCO का मतलब है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले आपने एक आंसर राइटिंग करी थी। तो इशू यहाँ पर क्या निकल कर आता है? यहाँ पर एक मीटिंग होती है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में, और यहाँ पे जो मीटिंग होती है RAT वाली मीटिंग होती है, क्योंकि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी का ही एक हिस्सा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वाला, जहाँ पे मेजर फोकस है आतंकवाद को खत्म करना। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, ये वैसे पुराना पिक्चर है, ये अब की बार जो मीटिंग हुई है वो दिल्ली ने यहाँ पर होस्ट किया है। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ये मीटिंग रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उससे पहले कुछ इस प्रकार की मीटिंग हुई है, उसके बाद में कुछ ऐसी मीटिंग देखने को मिली है। इंडिया ने यहाँ पर इस पूरी मीटिंग को चेयर किया। इस मीटिंग का मेजर एजेंडा क्या था? अफगानिस्तान के अंदर जो इश्यूज आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तालिबान की वजह से अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, गरीबी काफ़ी आ चुकी है। उस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, उसको लेकर डिस्कशन किया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंडिया ने अपने कुछ यहाँ पे अपनी डिज़ायर दिखाई है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग हुई है, उनके साथ में हम लोग अपना कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी और डिफेंस मैटर्स के बीच में हम लोग कंट्रीज़ अपने रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस RAT मीटिंग के अंदर हुआ है। नाउ RAT क्या है पहले हम इसको समझते हैं, फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। RAT का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये SCO RAT बेसिकली एक परमानेंट बॉडी है, आपको देखने को मिल जाएगी SCO की। मैंने आपको बताया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पता कर लेते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है एक SCO RAT वाला। जब हम लोग बात करते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस बॉडी को बनाया गया था साल 2001 में। ठीक है, अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका जो मेजर फोकस था कि भाई यहाँ पे जो भी कंट्रीज इसके पार्ट बनेंगे उसमें बीच में व्यापार करना, व्यापार को बढ़ाना, प्लस कोई थ्रेट आता है तो उस खतरे को यहाँ पर साथ मिलकर निपटाना, कोऑपरेशन करना, इसका मेजर फोकस ये था। और इस SCO को 2001 में यहाँ पर बनाया गया प्रॉपरली। लेकिन 2001 से पहले ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ कंट्रीज इसका हिस्सा थी, जैसे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। ये पांचों कंट्रीज पहले इस ग्रुप को बना चुकी थी, लेकिन ये SCO के नाम से नहीं जाना जाता था, ये शांघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब शांघाई 5 ये बहुत पहले बन चुका था, लेकिन बाद में क्या होता है, साल 2001 में इस 5 में से एक और कंट्री ऐड होती है। मतलब इन 5 में एक कंट्री उज्बेकिस्तान ऐड होता है। जब ये छठा कंट्री ऐड हुआ तो ये शांघाई 5 का नाम बदल के शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अब 2001 में इन 5 में उज्बेकिस्तान ऐड हो गया। फिर साल 2002 में यहाँ पर SCO ने एक चार्टर साइन किया और इसके अंदर आप देख पाओगे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया और चाइनीज़ बना दी गई। फिर उसके बाद में SCO के आज के टाइम पर 2 परमानेंट बॉडीज आपको नजर आएंगी। एक आपको इसका SCO सेक्रेटरीट बीजिंग में देखने को मिलेगा और दूसरा जो RAT वाला यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वाला, जो यहाँ पे जिसकी मीटिंग अभी हुई है, दिल्ली ने होस्ट किया है। इस वाली मीटिंग का जो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर वो आपको ताशकेंत में देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर इस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हो गए। इन 5 कंट्रीज के अलावा उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान भी हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कब, कौन से साल में इस SCO को ज्वाइन किया था? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन होगा, इसमें ईरान भी तो जुड़ा था पिछले साल। हाँ बिल्कुल, तो ईरान भी यहाँ पर इसका एक फुल मेंबर SCO का ध्यान रखना, वो पूरी तरह से अप्रूव हो चुका है। अब SCO का ही यहाँ पर एक हिस्सा निकल कर आता है, ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वाला, यानी RAT नाम की जो बॉडी है, ये SCO की आपको बॉडी देखने को मिलती है।
तो एससीओ की बॉडी का मेजर फोकस ये है कि भाई आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में लड़ना, इसी को लेकर ये मीटिंग हुई है जहाँ पे मेजर फोकस किया गया किस प्रकार से हम लोग आतंकवाद के अगेंस्ट में लड़ेंगे। तो एक कुछ चीज़ें थी, आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, डिटेल में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर एक रिवीजन मार लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया। सबसे पहले आर्टिकल में हम लोगों ने चर्चा की है आशा वर्कर्स के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया था, डिस्कस किया आशा वर्कर्स कौन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिटी पीछे रह गई है, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बीच में एक लिंक को प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। आशा वर्कर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आशा वर्कर्स के क्वालिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, प्लस कैसे कैसे यहाँ पे आशा वर्कर्स के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, प्लस पूरे देश भर में कितने आशा वर्कर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यह हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की है आशा वर्कर्स के बारे में, ये करते क्या है, क्या काम है, अवेयरनेस फैलाने का, प्रेग्नेंट वेमेन को सपोर्ट करने का, चिल्ड्रंस को मोटिवेट करने का कि वो इम्यूनाइज हो पाएँ, प्लस यहाँ पे मेडिसिन यानी दवाइयाँ देने का टीबी पेशेंट्स को, प्लस यहाँ पे कोई इन्फेक्शन उसके इन्वेस्टिगेशन करने का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इनको पेमेंट वगैरह कैसे मिलती है, तो कोई स्टेट देता है, कोई राज्य नहीं देता, लेकिन बाकी जो इनको इंसेंटिव से कमाई होती है वो 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति महीना यहाँ पर कमाई हो जाती है। तो मेंस प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर हमने बी कीपिंग के बारे में डिस्कशन किया, यहाँ पर मधुमक्खी के पालन के बारे में चर्चा की है, क्या होता है बी कीपिंग हम लोगों ने समझा, क्योंकि वर्ल्ड बी डे को अभी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। जो वर्ल्ड बी डे है ये हम लोग मनाते हैं क्योंकि एंटन जेंसा की बर्थ एनिवर्सरी दिन मनाई जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में बात करें तो मधुमक्खी का पालने का, यहाँ पर जो मधुमक्खी कीपिंग है इसको रखने का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है वो हमने डिस्कस किया। पॉलिनेशन किया जा सकता है, पॉलिनेशन क्या होता है हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना। फिर हमने डिस्कस किया एपीकल्चर क्या होता है, इंडिया के अंदर एपीकल्चर का क्या रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एपीकल्चर बेसिकली यहाँ पर ये मधुमक्खी से और हनी यानी शहद से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया के अंदर आप देख पाओगे कौन कौन सी मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। फिर रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, एक आई कैंसर है जो कि यहाँ पे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, कॉमन सा आई कैंसर है, नज़र आता है काफ़ी सारे बच्चों के अंदर हर साल यहाँ पे इसके केसेस निकल कर आते हैं। एक हेल्दी आई और रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है यह हमने डिस्कस किया। कीमोथेरेपी क्या होती है वो जाना। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी 13वां एनुअल डे कमेमोरेशन सेलिब्रेट किया गया है, इसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इसको कंपटीशन एक्ट 2002 के थ्रू लाया गया था, जिसका मेजर फोकस है कि एक हेल्दी कंपटीशन हमारी इकॉनमी के अंदर बना रहे। उसके बाद कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है वो डिस्कस किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल्स एंड फंक्शंस क्या हैं और कार्टिलाइजेशन क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रैड की मीटिंग हुई है उसको यहाँ पे अभी दिल्ली ने होस्ट किया, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। तो एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर फोकस रखा गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या बनाया गया, कितने मेंबर्स है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ना इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।